हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। दोस्तों, आज की स्पेशल क्लास है डीएमएलटी पर। उनको 2 नंबर वाले क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के मिल तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही टफ लैंग्वेज होती है जिससे वो रट लेते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो आज हम एकदम आसान वे में आपको समझाएंगे कि लिखना कैसे है आपको एग्ज़ाम में, और रटना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से समझ के लिखना है उसको। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस क्या है। तो दोस्तों, होम्योस्टेसिस जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, लगातार चेंज होता रहता है, और बॉडी क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखती है। या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है और अंदर का इन्वायरमेंट हमेशा एक जैसा रहता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों होम्योस्टेसिस। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, आप राजस्थान जाते हो तो गर्मी लगती है, कश्मीर जाओगे तो ठंडी लगती है, लेकिन हमारे का पीएच दोस्तों क्या बदलता है क्या? दोस्तों, क्या हमारे ब्लड का पीएच बदलता है? नहीं बदलता ना। बॉडी ने मेंटेन करती है उसको। बॉडी क्या करती है दोस्तों? मेंटेन करती है। जो भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि चीज़ों को कांस्टेंट बनाए रखें। इसी को बोलते हैं दोस्तों होम्योस्टेसिस। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कैसे कांस्टेंट बनाया उसने। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो पल पल चेंज होता रहता है बाहर का इन्वायरमेंट, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको एक कांस्टेंट यानी एक नियत बनाए रखती है, एक समान बनाए रखती है। उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसका नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट अब्सेंट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डक्ट अब्सेंट होता है, यानी कि डक्ट लेस होती है दोस्तों। और ये जो अपना सिक्रीशंस होता है ना, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है इंडोक्राइन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ 2 टाइप की ग्लैंड मैंने बनाया। ये वाली जो है एक्सोक्राइन और ये वाली जो है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वाली जो ग्लैंड्स होती है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन पहले तो नली में रिलीज करते हैं, यानी एक ट्यूब में या फिर एक डक्ट में रिलीज करते हैं। जबकि जो इंडोक्राइन वाली ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर यानी डायरेक्ट ब्लड में डिपॉजिट करेगी या रिलीज करेगी। इसमें डक्ट नहीं रहता दोस्तों, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। कि दोस्तों, एक्सोक्राइन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे डक्ट थी, ये वाली आपको दिख रही है डक्ट थी। तो डक्ट है तो एक्सोक्राइन और डक्ट नहीं है तो इंडोक्राइन। तो दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कुछ भी सिक्रेट करती है उसको हार्मोन्स बोलते हैं, जबकि एक्सोक्राइन सिक्रेट करती है तो उसको एंजाइम बोलते हैं। मतलब कि दोस्तों, जिसमें डक्ट होगा तो एक्सोक्राइन और जो डक्टलेस होगी वो इंडोक्राइन। तो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो इंडोक्राइन और जो एंजाइम सिक्रेट करेगा वो एक्सोक्राइन। तो आप समझ चुके होंगे। अब आता है आपका नेम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पिनियल, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड, गोनेट्स, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है दोस्तों। अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखना आया तो आप वो लिख चुके हो, लेकिन इंडोक्राइन हार्मोन्स के नाम आए तो क्या करोगे? तो ये लिखना है आपको, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, मेलाटोनिन, T3, T4, TSH। ये तो थायराइड वाले हैं दोस्तों। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो T3, T4, TSH का सिक्रीशन करती है। यहाँ पे आप देख रहे होगे अभी और इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, TSH हो गया, पैराथायरॉइड, TCT, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों, ये सारे इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। इनमें से आपको कुछ याद कर लेने हैं एग्जाम में लिखने के लिए, जो इजी हो आपके अनुसार। लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स के नाम लिखने को आता है। अगर लिम्फ पूछा उसने तो भी आपको यही लिखना है, लिम्फेटिक सिस्टम पूछा तो भी आपको यही लिखना है, पार्ट्स पूछे उसके तो भी आपको यही लिखना है। मतलब 3 क्वेश्चन और आंसर हमारा एक ही रहेगा दोस्तों। तो समझना है आपको दोस्तों, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, कोई भी सिस्टम कैसे बना होता है, बहुत सारे ऑर्गन से, टिश्यू से और कुछ वेसल वगैरह रहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना है।
लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड ऑर्गन और लिम्फॉइड टिश्यू। तो मैंने इसी को डेफिनेशन में कैसे लिखा है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स तथा लिम्फॉइड टिश्यूज का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ही लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। इसका मेन फ्लूइड लिम्फ होता है, लिम्फ यानी लसिका जिसको बोलते हैं। और लिम्फ क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं आपको पता ही होगा, WBC होते हैं। WBC दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट हैं। और लिम्फोसाइट का फंक्शन आपको पता ही होगा। लिम्फोसाइट क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है हमारी बॉडी में तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, यानी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं दोस्तों। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स सेल होते हैं यानी WBC, तथा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों मैंने लिम्फ के फंक्शन से लिख दिए हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन या लिम्फ के फंक्शन दोनों आए तो आपको यही चीज़ें लिखना है। क्या लिखना है आपको, तो आप देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स तथा अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा ब्लड होता है चीज़ों को लेके सभी ऑर्गन या टिश्यू के पास जाता है ना, वैसे ही लिम्फ होता है। लिम्फ भी तो एक बॉडी फ्लूइड है दोस्तों। तो ये भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं समझा दूंगा अभी। जैसे मान लो दोस्तों एक कोई टिश्यू है, अब टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है टिश्यू। तो ये सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है ना दोस्तों, इसी फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ब्रांचेज ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, ये एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हार्ट होता है ना दोस्तों उसमें एओर्टा होता है, आपको पता है। तो दोस्तों हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, फिर होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है। अच्छा, राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो तो मैं वो दूर कर देता हूँ आपका। दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा सा चिंटू। तो चिंटू की नज़रों से देखो आप, चिंटू का ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो आप अपने नज़रों से मत देखो कि आपका राइट कौन है आपका लेफ्ट कौन है, चिंटू की नज़रों से देखो। चिंटू का राइट इधर था तो राइट इधर है, हार्ट का राइट भी इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब आपको समझ आ गया होगा राइट और लेफ्ट। तो दोस्तों ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रहा लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे मुड़ता है और फिर पूरी बॉडी में जो जितने भी ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, उन सबको ब्लड लेके जाता है। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है और बॉडी की तरफ जाता है। तो दोस्तों यहीं पे लिखा है एओर्टा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, यानी लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। बिल्कुल सही, यह हार्ट से ऑर्गन या फिर टिश्यू की तरफ जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें है आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेज। तो आपका क्वेश्चन था उसी का आंसर छिपा हुआ है इसी में, ब्रांचेज ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा आगे की ओर गया ना दोस्तों, कोई भी चीज़ आगे की तरफ जाती है यानी ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसको असेंडिंग बोलते हैं। तो एओर्टा ऊपर की ओर चढ़ा तो इसको बोल दिए यहाँ से यहाँ तक चढ़ा तो असेंडिंग एओर्टा, और एओर्टा अगर नीचे की तरफ आया तो डिसेंडिंग एओर्टा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो जहाँ जिस जगह पे एओर्टा मुड़ता है ना उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। तो दोस्तों आर्च ऑफ एओर्टा आप समझ चुके होंगे, जहाँ पे एओर्टा मुड़ता है यानी यहाँ पे देखो मुड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मुड़ रहा है एओर्टा। तो जिस जगह पे एओर्टा मुड़ जाता है उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। तो ये रहा आर्च ऑफ एओर्टा। अब यहाँ से कुछ ब्रांचेज निकली हैं दोस्तों, एक ब्रांच इधर गई है, एक इधर, और इस वाली ब्रांच में भी 2 ब्रांच आगे फिर से निकले हैं। और अगर ये आर्च ऑफ एओर्टा बीचों बीच है तो ये भी तो गई है, यानी ये वाली असेंडिंग थी और ये वाली डिसेंडिंग थी। और यहाँ पे देखिए एक और, ये 2 और निकले हैं। तो ये रहा राइट कोरोनरी आर्टरी और ये रहा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों अगर राइट है तो लेफ्ट जरूर होगा, लेफ्ट है तो राइट जरूर होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। राइट क्यों बोले, क्योंकि उसका लेफ्ट वर्जन भी है। तो दोस्तों ये रहा राइट कोरोनरी आर्टरी, ये रहा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये रहा असेंडिंग एओर्टा। ऊपर की ओर चढ़ा, जहाँ से मुड़ा आर्च ऑफ एओर्टा, नीचे की ओर गया तो दोस्तों डिसेंडिंग एओर्टा। अब देखो यहाँ पे एक ब्रांच निकला था, अभी ब्रांच डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ तक अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी।
और आगे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी चल के दो में डिवाइड हो गया दोस्तों, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो जो राइट की तरफ है ना, मतलब ये जो आउटसाइड जाएगी, इसको बोलेंगे राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट है दोस्तों, तो ये लेफ्ट हो जाएगी, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और बीच वाले को कॉमन बोलते हैं। जैसे मान लो दोस्तों 3 प्लेयर हैं, गली क्रिकेट में आप खेलते हो तो 3 प्लेयर हैं, तो क्या करते हो, एक खुद ले लेते हो, एक दूसरे वाले को दे देते हो, और जो बीच में एक बच जाता है उसको कॉमन ले लेते हो। इसी तरह जो बीच में है ना, एक कॉमन है, लेकिन इनका कॉमन का नाम क्या है, कैरोटिड आर्टरी। तो राइट की तरफ है तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, आगे चल के 2 में डिवाइड हो जाती है, एक इधर और एक इधर। तो दोस्तों जो बाहर की तरफ जाएगी, आउटर की तरफ जाएगी, यानी राइट साइड में जो थी तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी बोल दिए, तो ये जो हो जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो बीच में रहता है ना, उसको कॉमन बोल दिया जाता है। तो ये राइट की तरफ है तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। अब बताओ आप, ये वाला कौन सा था, ये वाला अपना था कोरोनरी। कौन सा वाला, राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि राइट साइड है। ऐसे देखो भाई, चिंटू को देखो, चिंटू का इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो ये राइट साइड है तो राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट वाली हो जाएगी। और ये चढ़ रही है तो असेंडिंग एओर्टा, उतर रही है तो डिसेंडिंग एओर्टा, जहाँ पे मुड़ी तो आर्च ऑफ एओर्टा। अब यहाँ से जो पहली ब्रांच निकली इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आगे चल के 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो जो बाहर की तरफ जाएगी उसको राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो इधर की तरफ रह गई उसको कॉमन, ये बीच वाले तो कॉमन हो गए, तो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी था, तो ये वाला सबसे इधर साइड का लेफ्ट हो जाएगा, और ये दोनों बीच वाले यानी कॉमन, और इनका नाम क्या है, कैरोटिड आर्टरी। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये हो जाएगा और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की। तो दोस्तों BMR एनर्जी एक्सपेंडिचर को मेजर करता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्च। दोस्तों आपकी बॉडी ने रेस्ट कंडीशन में कितना मिनिमम एनर्जी खर्च किया, वही होता है BMR। जैसे दोस्तों मान लो आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल लेटे हुए हो, रेस्ट कंडीशन में हो, कोई सा भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपकी इसेंशियल प्रोसेस होती हैं जैसे कि श्वसन करना, सांस तो लोगे ही ना, नहीं तो मर जाओगे। मतलब उनको छोड़ के, जो इसेंशियल है उनको छोड़ के अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में एनर्जी की कितनी न्यूनतम मात्रा खर्च हुई, उसी को बोलते हैं BMR। अब दोस्तों BMR साइज पे डिपेंड करता है। अगर जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका BMR कम होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका BMR ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हाथी बहुत बड़ा होता है तो उसका BMR क्या होगा, स्लो होगा यानी कम होगा। तो दोस्तों चूहा की बात करें तो चूहा बहुत छोटा होता है हाथी की तुलना में, इसलिए उसका BMR ज़्यादा होगा। अब हम चलते हैं सेंस ऑर्गन की तरफ। सेंस ऑर्गन क्या होता है दोस्तों, सेंस ऑर्गन एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन की सहायता से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे किसी मच्छर ने आपको किस कर दिया, मतलब काट लिया, तो जैसे ही उसने काटा तो इन्फॉर्मेशन यानी जो सेंसरी न्यूरॉन रहेंगे वो आपके इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन तक और बताएंगे कि भैया मच्छर ने काट दिया है या फिर काट ही रहा है। तो आप क्या करोगे, तो ब्रेन फिर से आपको मोटर न्यूरॉन्स यानी सिग्नल भेजेगा और अपने हाथों को आप मूव करोगे और जहाँ पे काटा होगा वहाँ पे खुजलाओगे, और यदि मच्छर काट ही रहा है तो आप उसको वहीं पे मार दोगे। यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस था, मच्छर था, एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड किया उसने, फिर सेंसरी न्यूरॉन गया उसको इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन उस पर एक्ट करा, वही तो है सेंस ऑर्गन। तो दोस्तों जो आइज है साइट यानी देखने में काम करती है, नोज जो है स्मेल में या स्मेल को ओल्फेक्शन भी बोलते हैं यानी सूंघने में, ईयर जो है हियरिंग यानी सुनने में, टंग जो है टेस्ट में यानी स्वाद में, स्किन जो है टच में यानी स्पर्श में हेल्पफुल करती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है, एक स्पेशल सेल होता है दोस्तों जो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट, रिसीव तथा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
इसे नर्व फाइबर भी कहा जाता है। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, साइटोन यानी सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, और तीसरा होता है एक्सॉन। अब दोस्तों स्टिमुलस तो आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी ने आपको छुआ तो स्टिमुलस आया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वही मच्छर वाला। जैसे ही मच्छर ने आपको काटा तो जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने पहले डिटेक्ट किया उसको कि हाँ किसी ने काटा है, फिर उस सेंसेशन को यानी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा वो ब्रेन के पास दोस्तों, और फिर अब ट्रांसमिट करेगा, अब अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा हाथों की तरफ। अगर मच्छर काट रहा है तो आप मच्छर को मार ही दोगे, बच गया तो अलग बात है, और अगर काट चुका है तो आप वहाँ पे खुजलाओगे। मतलब ये देखो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये होता है साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। और ये दोस्तों स्टार शेप जो है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन निकला है थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। बीच में है न्यूक्लियस। ये जो आपको कवर दिख रही है, कवरिंग माइलिन शीट की कवरिंग है, और यहाँ पे एक सेल दिख रहा है उसको बोलते हैं स्वान सेल, उसका न्यूक्लियस है। तो स्वान सेल का न्यूक्लियस ये रहा, बीच में आपको एक बिंदु बिंदु सा दिख रहा है ना काला काला, वो है न्यूक्लियस स्वान सेल का। तो स्वान सेल दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे जो कवरिंग थी माइलिन शीट की थी। माइलिन शीट सभी न्यूरॉन में नहीं रहते दोस्तों, कुछ न्यूरॉन में माइलिन शीट रहेंगे, कुछ में नहीं रहेंगे। जिसमें रहेंगे उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलोगे, और नहीं रहेंगे तो नॉन माइलिनेटेड। ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम। इस वाले को जहाँ पे नॉब जैसा दिखता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, और ये वाला पोर्शन जो निकला था यहाँ से एक्सॉन है। ये वाला माइलिन शीट दिख ही रहा है, और ये जो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक में जैसे न्यूक्लियस जैसा था, ये स्वान सेल की न्यूक्लियस है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी आता है लिखने को आपको। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आप लिख सकते हो यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। लेकिन अदर बेसिस पे भी कुछ टाइप हो सकते हैं, जैसे माइलिन शीट के आधार पर, माइलिन शीट है कि नहीं उस आधार पर आपके 2 न्यूरॉन हो सकते हैं, 2 टाइप के। एक माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीट है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, माइलिन शीट है ना, यहाँ पे देखो माइलिन शीट है, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन था। अगर माइलिन शीट नहीं बनाता मैं तो वो नॉन माइलिनेटेड हो जाता। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए हो तो ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।